हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ब्रजेंद्र यादव आप सभी का फिजिक्स 1-1 में स्वागत करता हूं। फिजिक्स की इस 21वीं कड़ी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक समान आवेशित वलय के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन करेंगे और यह बोर्ड के लेवल से ये जो डेरिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, है ना। सबसे पहले हमने क्या लिया है, एक वलय। ये क्या है, एक समान रूप से आवेशित क्या है, वलय है ना, जिसकी त्रिज्या हम यहां से ले लेते हैं। ये इसकी त्रिज्या को हम कह देते हैं कैपिटल आर। क्या बोल दे रहे हैं, कैपिटल आर। अब इसकी जो त्रिज्या है ये इसका केंद्र है, इसका क्या है, ओ, इसको क्या क्या बोल दे रहे हैं, इसका केंद्र है। इसके केंद्र से जाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, वलय का अक्ष। तो इसके केंद्र से जाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, वलय का अक्ष है। ठीक है, ये वलय का अक्ष है। अब यहां से हमें किसी बिंदु पर तीव्रता निकालना है। तो मान लेते हैं कि x यहां पर कोई पॉइंट है, मान लो यहां पर कोई पॉइंट है। वह पॉइंट वलय के केंद्र से कितनी दूरी पर है, यह पॉइंट वलय के केंद्र से कितनी दूरी पर है, तो हमने मान लिया x। कितना है, x दूरी पर स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो हम क्या कर देते हैं, ये एक समान रूप से आवेशित क्या है, वलय है। तो हम क्या करते हैं, एक समान रूप से आवेशित आवेश को हम कैपिटल क्यू कह देते हैं। हम क्या करेंगे, फिर छोटे से पार्ट के, छोटे से खंड के लिए, आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर पूरे की निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं ये जो पार्ट है वो छोटा सा पार्ट डी क्यू है ना, और यहां से जो मिलाने वाली रेखा है P। अब देखो इस बिंदु पर हमें तीव्रता निकालना है, ठीक है। तो ये प्लस आवेश है और मैंने बता रखा है आपको कि धन आवेश से विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, दूर होती है। तो धन आवेश से इस विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, दूर, है ना। धन आवेश कैसा है, आवेश कैसा लिया, डी क्यू। तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा आपका, डीई। क्लियर। अब इसी तरह से सिमिलर आप देखें इस तरफ भी है। अगर मैं इसको और ऐसे मिलाऊं, ये वाला आवेश भी क्या ले लेता हूं, डी क्यू। ये भी खंड क्या है, आवेश का छोटा सा डी क्यू। ठीक। अब मैं इसको अगर इससे मिलाऊं, देखिए ये, इससे मैं इसको मिलाऊं तो इससे भी धन आवेश से क्या होगा, विद्युत क्षेत्र दूर, वो इस दिशा में होगा। इसका भी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, डीई होगा। क्या होगा, डीई। ठीक है। अब ध्यान से देखें, ये कोण अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ओवरऑल अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊं, यही आपकी क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। यानी एक्स अक्ष के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की क्या होगी, दिशा होगी। अगर ये थीटा है, ये थीटा, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, थीटा थीटा 2 थीटा, ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा। यही आपकी विद्युत क्षेत्र की दिशा है। यही क्या है, एक्स अक्ष के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की दिशा। क्लियर। अब एक चीज ध्यान से देखिए, हमें इस बिंदु पर तीव्रता निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, यहां पर हम बिना कंपोनेंट का इसको कर सकते हैं। कैसे, देखो ध्यान से, इस आवेश और इस बिंदु तक की दूरी नहीं पता है पहले। तो पहले ये दूरी क्या होगी, देखो ये आधार और ये लंब। तो कर्ण कितना आ जाएगा, √ऑफ r² प्लस x²। नीचे भी यही आ जाएगा, √ऑफ r² प्लस x²। ये दूरी आ गई। अब देखो यहां ध्यान से समझिएगा, dq आवेश से p बिंदु तक की दूरी कितनी है, √ऑफ r² प्लस x²। तो इस आवेश के कारण यहां पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, भाई विद्युत क्षेत्र कितना होता है, kq/r²। तो क्यू कितना है आपका, dq है, क्यू कितना है, dq है। ठीक है,
क्यू कितना है आपका डी क्यू, ठीक है। अब दूरी कितनी है, दूरी मतलब ये का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो इस आवेश और इस बिंदु के बीच की दूरी और आवेश सेम है, जो इसका है वही इसका है, या कह सकते हैं जो इस आवेश से दूरी पी बिंदु तक की जो जितनी है उतनी ही इस आवेश से पी बिंदु तक की दूरी है, तो वैद्युत क्षेत्र भी यहाँ भी क्या होगा सेम होगा। तो के डी क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे देखें, अब आप देखें ये वैद्युत क्षेत्र है, ये भी वैद्युत क्षेत्र है, परिमाण में दोनों कैसे हैं बराबर हैं, ठीक है। जब दो सदिश राशियां परिमाण में आपस में बराबर होती हैं तो उनका परिणामी क्या ई कैसे निकाला जाता है हमने बता रखा है। तो उनका परिणामी कैसे होगा देखो, है ना, इस तरह से मैंने बता रखा है आप लोगों को कि अगर एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर आपका बी है, दोनों क्या है परिमाण में बराबर हैं, थीटा एंगल बना रहे हैं। अगर दोनों क्या है परिमाण में बराबर हैं तो इनका परिणामी अगर आर है तो आर बराबर होता है 2a कहो कास थीटा बाई 2 या 2b कास थीटा बाई 2 कहो। यही चीज़ यहाँ लगाएंगे हम, ठीक है, इसी चीज़ को हम यहाँ पर लगाते हैं। लेकिन हमें ये भी ध्यान देना है हमारे पास कितना आवेश है, एक डी क्यू ये है, एक आवेश डी क्यू ये है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है युग्म आवेश, युग्म अल्पांश आवेश, ये क्या है अल्पांश आवेश है भाई, छोटा आवेश है, ये क्या है अल्पांश आवेश, अल्पांश आवेश है। कैसा आवेश है भाई अल्पांश आवेश है। तो हमारे पास दो आवेश है तो दोनों आवेशों के कारण हमें बताना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, अगर हमें एक और चीज़ चित्र के बारे में लिखना है तो कैसे लिखेंगे कि माना एक समान रूप से आवेशित वलय है ना, जिसकी केंद्र से दूरी यानी त्रिज्या कितनी है कैपिटल आर है, केंद्र ओ से एक्स दूरी पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमें गणना करनी है ना, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो हमें क्या, हम यहाँ क्या करेंगे दोनों आवेश हैं तो यहाँ लिखेंगे युग्म आवेश, युग्म अल्पांश आवेश, युग्म अल्पांश आवेश, दो आवेश है ना दो इसलिए युग्म का शब्द, युग्म अल्पांश आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ध्यान समझिएगा यहाँ पे यही रूल लगेगा क्योंकि परिमाण में दोनों कैसे हैं बराबर हैं, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो ये है एक्स अक्ष के अनुदिश मैंने बता दी है, तो इसका परिणामी क्या होगा ई बराबर क्या होगा 2 DE कॉस थीटा बाई 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 थीटा बाई 2। देखो यहाँ पे क्या यही तो लगेगा, देखो दोनों परिणामी में से एक परिणामी लेना है, देखो 2a लो या b लो, तो 2d ले DE ले, ये वाला ले या ये वाला ले, cos थीटा बाई 2, थीटा यहाँ पे कितना है 2 थीटा, इसलिए 2 थीटा बाई 2 हो गया। तो यहाँ से ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पे हो जाएगा E बराबर 2, इस DE का मान रख दो, ये वाला रखो चाहे ये वाला, दोनों क्या है आपस में बराबर, के डी क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या बचेगा कॉस थीटा, इंटू क्या बचेगा कॉस थीटा। अब इस चीज़ को हम थोड़ा उधर देखेंगे, ठीक है, इस चीज़ को मैं मेट दे रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देखें इस चीज़ को, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है E बराबर है, E है 2k डी क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान कैसे निकालेंगे, देखो इस ट्राइंगल से निकाल लो, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है एक्स, कर्ण कितना है एक्स अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब यहां से हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें इसको, तो 2k डी क्यू बटे देखो
इस पे पूरे पे पावर रूट का मतलब होता है 1/2। इस पूरे पे पावर कितना है 1/2 और इस पूरे पे पावर कितनी है 1। तो 1/2 प्लस है कितना हो 3/2। 3/2 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर कितनी हो जाएगी 3/2। ये क्या आ गया आपका युग्म युग्म अल्पांश आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। युग्म अल्पांश आवेश के कारण क्या है विद्युत क्षेत्र है। अब हम किसी एक आवेश के लिए निकालना चाहें तो देखो युग्म अल्पांश आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र इतना आया है। अगर हम क्या निकालना चाहें एक अल्पांश आवेश का, तो एक अल्पांश आवेश dq का विद्युत क्षेत्र कहें तो देखो क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। देखो ये 2 के लिए है तो 2 के लिए है तो ये 2 के लिए है पूरा विद्युत क्षेत्र। हम किसी एक के लिए निकालेंगे तो क्या कर देंगे आधा, यानी 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। सिंपल सी बात है। तो E बराबर क्या आ जाएगा के डी क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। ये आ गया आपका एक अल्पांश आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, एक dq के कारण, यानी एक अल्पांश का हो या एक dq के कारण विद्युत क्षेत्र आ गया। 2 के लिए मैंने क्या बताया था ये है। तो अल्पांश एक अल्पांश आवेश dq का विद्युत क्षेत्र। तो क्या करेंगे भाई 2 का तो इतना है तो 1 का कितना करेंगे आधा हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, वही मतलब हट जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इधर कर इसके नीचे से मैं यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है। अब आप देखो ध्यान से कि पूरे संपूर्ण विद्युत क्षेत्र निकालें। क्या निकालें वलय का संपूर्ण विद्युत क्षेत्र, वलय का संपूर्ण विद्युत क्षेत्र। ठीक है। तो क्या करेंगे भाई आपको पता है ना इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों के। ये देखो ध्यान समझिएगा, एक पहले तो dq का निकाला, dq यानी युग्म का विद्युत क्षेत्र इतना। अब भाई देखो ये dq छोटे छोटे पार्टों से मिलकर बना है ये वाला है ना। तो संपूर्ण पार्ट का हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र। क्या करेंगे समाकलन करेंगे। क्या करेंगे समाकलन करेंगे। क्या करेंगे समाकलन करेंगे। ठीक है। तो समाकलन हम कर देंगे तो E बराबर हो जाएगा। तो देखो देखो यहाँ पे k क्या है कांस्टेंट है, x क्या है देखो O से P तक की दूरी भी क्या है फिक्स है x। अब देखो नीचे वाला पूरा भी क्या है फिक्स है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। अब क्या है dq ही चेंज हो रहा है। अब ये dq पूरा मिलकर क्या बनेगा पूरे आवेश कैपिटल Q के बराबर हो जाएगा। तो इसका हम क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी dq। अब ये जो समाकलन है आपको पता है ना, समाकलन का मतलब होता है समेशन, यानी कि जैसे छोटा सा पार्ट मैंने dq लिया है, छोटा पार्ट लेके मैं पूरा क्या बना दूंगा वलय। तो पूरे वलय का आवेश कितना है q। तो ये dq जो इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर है k। अभी ये किसके है बराबर है कैपिटल Q की। ये पूरे का आवेश कितना है कैपिटल Q। तो हम इसके बराबर क्या लिख सकते हैं कैपिटल Q। तो k q x अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। यही आपका क्या है वलय के लिए क्या है सूत्र है। यही आपका क्या है वलय के लिए सूत्र है। अब इसके कुछ केस हैं, उस केस को हम लोग आगे पढ़ते हैं। पहले तो इसको हम मेट देते हैं। आई होप ये सारा टॉपिक क्लियर होगा। देखो यहाँ पर बहुत सारी बुक्स में टीचर्स भी लोग बताते हैं कंपोनेंट लेके, इधर जो है कंपोनेंट लेंगे डिकॉस थीटा दोनों के कारण, और इधर ऊर्ध्व घटक होगा डी साइन थीटा, इधर भी डी साइन थीटा, आपस में बराबर में विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाता है, और इधर वाला जो कंपोनेंट है वो दोनों जुड़ जाता है। तो हमने क्या किया है उस कंपोनेंट के नाम लेकर ऐसे ही बताया है। वैसे भी जो है ये आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि मैंने ये रूल, ये वाला रूल लगा दिया है 2e cos θ/2 वाला। ठीक है। और आप वैसे भी कर सकते हैं। आई थिंक ये आपके लिए ज़्यादा सही होगा।
ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा पूछी जाए तो क्या बताएंगे, अक्ष के अनुदिश। ठीक, अब इसको मेट के हम क्या करते हैं, इसके केस पढ़ते हैं, इसके क्या पढ़ते हैं, केस को। ठीक है, इसमें कुछ केस हैं, बहुत काम के हैं वो केस आपके। ठीक है, सूत्र हमारे पास ये है, मैं तो इसको रहने देता हूँ इसी से, तो इसका केस चलेगा। ठीक है, तो हमारे पास पहला केस है, आपका पहला केस है यदि बिंदु P वलय के केंद्र पर हो, वलय के केंद्र पर हो। देखिए, ये आपका पहला केस है हमारा, कि जो अभी देखो मैंने क्या बनाया था, अभी जो मैंने बनाया था रिंग, रिंग का केंद्र क्या था, O, O से यहाँ P तक की दूरी क्या थी, X थी। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये जो बिंदु यहाँ P था, वो बिंदु P वलय के केंद्र पर हो, यानी O बिंदु पर आ जाए। तो इसका मतलब दूरी कितनी हो जाएगी, X कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यदि बिंदु P वलय के केंद्र पर हो, अर्थात कहने का क्या मतलब है इसके, अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो गया। यही तो है ना भाई, बिंदु P को हम उठा के लाए केंद्र पे, तो 0 दूरी क्या हो जाएगी, दूरी 0। तब विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, देखो तब विद्युत क्षेत्र देखो, जब x क्या हो जाएगा, जब बिंदु P पर, जो बिंदु P है केंद्र पर आ जाएगा, तो x क्या हो जाएगा, 0। तो देखो यहाँ 0 रखेंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये 0। तो विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो बस एक पॉइंट ये निकला आपका कि यदि बिंदु P वलय के केंद्र पर ही होगा तो उस पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। और वैसे भी पता है आपको, किसी आवेशित गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है, तो यहाँ भी 0 निकला। क्लियर। दूसरा पॉइंट, केस नंबर 2, केस नंबर 2 है आपके पास, यदि बिंदु P, यदि बिंदु P x से बहुत दूरी पर हो, यदि बिंदु P x से, यानी सॉरी, यदि बिंदु P वलय से बहुत दूर हो, इसका मतलब है कि x इज ग्रेटर r, जो वलय की त्रिज्या है कैपिटल R, उसकी तुलना में x जो केंद्र O से P बिंदु तक की जो दूरी है वो बहुत दूरी है, यानी कि x की तुलना में R क्या है, बहुत ही छोटा है। तो इस R को इतना छोटा है कि इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, निगलिजिबल मान देंगे, छोड़ देंगे, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र देखो क्या आएगा, K कैपिटल Q है, x है, इस R को हम क्या करते, इसकी तुलना में ये R क्या है, छोटा है, और स्क्वायर हो जाएगा तो और भी छोटा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर का होल पावर कितना होगा, 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, के क्यू एक्स अपान एक्स क्यूब, तो एक एक्स कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ई बराबर के क्यू बटे एक्स स्क्वायर। यही आपका क्या आएगा, वैद्युत क्षेत्र। अब आपको पता है कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है ये बात, है ना। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, के क्यू बाई आर ही स्क्वायर होता है। आर कितना है आज, एक्स स्क्वायर है, सिंपल सा। ये 2 केस हो गया। अब तीसरा वाला केस बड़ा मस्त है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा वाला केस क्या है, बड़ा ही मस्त और इम्पॉर्टेंट है। तीसरे केस में क्या है कि अगर पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र वलय के किस बिंदु पर, या वलय के वह कौन सा पॉइंट है जहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, तो हम इसको मेटते हैं, अगले पॉइंट को बताते हैं। ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे छोटे छोटे।
तीसरा पॉइंट है हमारे पास केस नंबर थर्ड। फार्मूला तो आपका यही रहेगा यूज में, ठीक है। तीसरा केस है केस नंबर थर्ड, ये काम का केस है भाई। केस नंबर थर्ड में ये है कि किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र अधिक होगा। तो हम आपको बताएं, वलय का ये जो वलय है, वलय का जो अक्ष था, उस अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती, अधिकतम होती है। और अधिकतम कितनी दूरी पर होगी वही चीज हम निकालेंगे, ठीक है। क्या लिख देंगे, वलय के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, अक्ष पर अक्ष पर विद्युत क्षेत्र यानी ई मैक्स, ई मैक्स का मतलब विद्युत क्षेत्र अधिकतम, ई मैक्स का मतलब अधिकतम होता है, मैक्स मतलब मैक्सिमम। अब वो कितना अधिकतम होता है उसी चीज को हम निकालना है। तो देखो, वलय के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अधिकतम होता है। यानी कितनी दूरी पर केंद्र, वलय के केंद्र से कितनी दूरी पर पॉइंट को रखा जाए, है ना, बिंदु को रखा जाए कि वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। और ये अब कितनी दूरी पर रखेंगे वो वैद्युत क्षेत्र मैक्सिमम हो, लेकिन वलय के अक्ष पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र। तो देखते हैं। तो देखो, तो ये जो ई है, ये क्या है आपका ई, ई का हम क्या कर देते हैं, समय के सापेक्ष, यानी सॉरी ये एक्स, एक्स में ही परिवर्तन हो रहा है ना, दूरी के सापेक्ष। तो हम क्या कर देते हैं, इसका हम क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं, और बराबर क्या कर देते हैं, 0। तो वैद्युत क्षेत्र अधिकतम तभी होता है जब वो नियत होता है। तो वैद्युत क्षेत्र का हम x के सापेक्ष क्या कर दे रहे हैं, अवकलन कर दे रहे हैं, और यह नियत है इसलिए 0 लिख दिया है। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे e का मान हम भरेंगे, तो d/dx, e का मान कितना था, अभी अभी लिखा था, k कैपिटल Q x अपान अंडर रूट नहीं r² प्लस x² का होल पावर कितना था, 3/2 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या है भाई, अवकलन करना है। अब जो बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं उनको दिक्कत हो जाएगी। क्या करना है, अवकलन करना है। आपको पढ़ाया गया होगा, है ना, आपने पढ़ा है ना, कि अवकलन में बेसिक्स में फिजिक्स में अवकलन में एक फार्मूला होता है अंश इंटू हर का, तो उसी का यूज किया जाएगा। हम बताते भी चलेंगे, आप रिपीट करके देख लेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो जो कांस्टेंट है वो कॉमन होगा, हमें एक्स के सापेक्ष करना है। ई का मान मैंने यहाँ भर दिया है पूरा, तो क्यू और एक्स, क्यू के क्यू हो जाएगा बाहर, d/dx, तो बचेगा x अपान r² प्लस x² का होल पावर कितना हो जाएगा, 3/2 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है। ध्यान से सुनिएगा, हमें एक एक शब्द बोलते चलूंगा, ठीक है, वैसे रखते भी चलूंगा। ये सबको पता है, नीचे वाला हर होता है, ऊपर वाला अंश होता है, सारे विद्यार्थी जानते हैं। तो पहले क्या है, के क्यू, ठीक है। तो होता का सूत्र क्या है हमारे यहाँ, सूत्र समझिएगा, सूत्र अंश इंटू हर में है, तो होता है हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर, हर कितना है, r² प्लस x² का होल पावर 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हर का स्क्वायर, देखो हर है पूरा, का स्क्वायर कर दिया। फिर क्या करते हैं, हर को यहां लिखते हैं, हर बोले तो इतना, हर 3/2, हर का स्क्वायर, फिर हर इंटू अंश का अवकलन, अंश बोले तो x का अवकलन होता है 1, फिर सूत्र में होता है माइनस, अंश लिखा जाता है, अंश कितना, अंश बोले तो x है आपका, इंटू किसका समा अवकलन, हर का। अब हर का अवकलन करेंगे तो कैसे, देखो ये पूरा थोड़ी देर के लिए x मान लो, x का पावर 3/2, तो एक फार्मूला होता है x का पावर n,
अवकलन का। तो n आगे आता है n में की कमी। तो यहाँ पे इसको जब हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए x मानेंगे, तो x का पावर 3/2, तो 3/2 आपका क्या हो जाएगा, आगे चला आएगा, और 3/2 में 1 की कमी, यानी ये x आपका यही रहेगा, r² प्लस x² का होल पावर 3/2 में 1 की कमी हो जाएगी। 3/2 में 1 की कमी, ये सूत्र है। 3/2 में 1 की कमी करेंगे तो कितना बचेगा, 1/2 इंटू इसका अवकलन हो जाएगा 0, ये चूंकि ये कांस्टेंट है। इसका फिर से करेंगे चेन रूल, 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x। देखो भाई ये एक बार आपको देखना पड़ेगा, है ना, बेसिक्स आपको आनी चाहिए। ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझिएगा, ये आपका क्यों है, ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये इसको पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, और ये भी देखो के क्यू, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी चला जाएगा उसके नीचे, तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ध्यान से देखिएगा, आपके पास r² प्लस x² का होल पावर 3/2 माइनस x और x कितना हो जाएगा, देखो x और x² और ये 3 है, तो 3x² और क्या बचा कोष्टक में, r² प्लस x² का होल पावर 1/2 बराबर 0। ये और ये इसकी चला जाएगा नीचे, हो जाएगा 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, इन दोनों पद में ये पद कॉमन है, हम यहाँ कर देते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे r² प्लस x² का होल पावर 1/2 कर लेंगे कॉमन, तो बचेगा क्या, देखो इतना कॉमन कर लिए तो यहाँ क्या बचेगा, एक, देखो ये 1/2 है और ये कितना है 3/2, तो मतलब इसमें से आधा चला गया तो क्या बचेगा, एक पावर, इस इन पूरे पे पावर एक का मतलब यही, यानी कि r² प्लस x² और यहाँ ये कॉमन हो गया, माइनस कितना होगा 3x² बराबर 0। अब ये फिर से जाएगा इसके नीचे, क्या हो जाएगा पूरा 0, तो r², अब ये -3x में x² घट जाएगा, 2x² बराबर हो जाएगा 0। इसको ले जाएंगे इधर, या तो हम कह सकते 2x बराबर हो जाएगा r², उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो x बराबर कहेंगे तो r² बाई x² बराबर कहेंगे r/2, वर्ग करेंगे, वर्गमूल लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस r/√2। देखो कितनी काम की चीज़ आई, पता है यह वह बिंदु है जहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये जो वलय मैंने बनाया था, देखो ऐसा मैंने वलय बनाया था ना, तो यहाँ से ये पॉइंट था P और ये दूरी थी ये x, है ना, और इधर भी मैंने खींचा था, इस सेंटर से ये दूरी थी r, ठीक है, इस सेंटर से यहाँ x ये भी था, x इधर भी था, तो मतलब ये जो पॉइंट है मैक्सिमम कहाँ होगा, x का मान राइट साइड में, r/2 रखने पर मैक्सिमम मान प्राप्त होगा, लेफ्ट साइड में माइनस r/2 रखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, मैक्सिमम होगी x इस पॉइंट पर, और अक्ष पे तो मैक्सिमम है ही, और अक्ष पे ही मैंने निकाला है। इस चीज़ को आप एक बार ज़रूर देखेंगे, है ना, अंश बाई हर का फार्मूला अवकलन का लगाया गया है। अब इसको थोड़ा सा हम और समझते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बैठते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे वलय के केंद्र से, देखो ये इसको और समझ लो, वलय के केंद्र से प्लस r/2 माइनस r/2 उधर और इधर r/√2 दूरी पर, इतनी मतलब x बराबर r/√2 दूरी पर रखेंगे किसी बिंदु को, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इस साइड में भी और इस साइड में रखेंगे तो माइनस का r/√2, इस पर क्या होगी, मैक्सिमम। वो निकाल कहाँ रहे हैं, लेकिन अक्ष पे ही निकाल रहे हैं, तो अक्ष के किस बिंदु पर होगा मैक्सिमम, इस वाले बिंदु पर। तो इसके लिए अगर ग्राफ बनाया जाए, है ना, ये हमारे पास ये वो ओरिजिन पॉइंट है, ये तो यहाँ से ये एक्सिस, यहाँ से ये जो ग्राफ जा रहा है ये यूं ऐसे उठेगा यूं, तो ये वाला ग्राफ जो इसका मैक्सिमम पॉइंट है ये यहाँ पर
ये x बराबर r/2 पर, r/√2 पर, r/√2 पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है, देखो ग्राफ उठता हुआ जा रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे E क्या है, मैक्स है, उसके बाद ये डिक्रीज होने लगा है। और इस साइड में देखा जाए तो ये वलय है, वलय के इस साइड में देखा जा रहा है, तो वलय के इस साइड में देखो तो ऐसे होगा, तो वलय की इस साइड में देखो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे फिर क्या x बराबर -r/√2 पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, मैक्स हो रहा है, तो इसके बाद ये डिक्रीज होने लगा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ग्राफ। इस तरह से हम लोग समझेंगे कि वलय के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, लेकिन कौन से बिंदु पर, दिस वलय के इस साइड में इतने पर, वलय के इस साइड में इतने पर। आई होप ये सारा टॉपिक क्लियर है, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप बताएंगे, हाँ जो है बायोलॉजी वाले विद्यार्थी एक बार अवकलन को और देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।